नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्थानीय निकाय चुनाव की। वोटिंग पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत अब बैलेट पेपर के जरिए बॉक्स में बंद हो चुकी है, और कौन पार्षद बनेंगे, उसके बाद में सभापति, ये पूरा जो उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। स्थानीय निकाय के लिए बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, निर्दलीय और अन्य दल, उनके प्रत्याशियों ने यहाँ ताल ठोकी है, और देखना होगा कि 25 तारीख को रिजल्ट क्या सामने आता है। लेकिन उससे पहले के राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, और उन दावों की सच्चाई क्या है, उसके पीछे का लॉजिक जो है उनका, वो क्या है, उन तमाम चीजों को हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं। दीपक रावत जी हमारे साथ यूकेडी से हैं, और नवीन त्रिसाली जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, आपके पास में आना चाहूंगा। एक लंबा सफर रहा, काफी प्रमुखता से हम लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम भी बताई, पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यूज हैं वो भी दिखाए। इलेक्शन का ओवरऑल अगर हम देखें तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहा। क्या दावे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए, उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए आज 5 बजे जो चुनाव की प्रक्रिया थी, यानी वोट करने की जो समय सीमा थी, वो निर्धारित थी। उसके बाद जो गेट के अंदर जो लोग आ चुके हैं वो अभी भी वोटिंग कर रहे हैं, और तकरीबन 4 से 5 घंटे अभी भी वोटिंग और होगी। सबसे बड़ी बात है, एक तो मौसम, सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो शीतलहर चल रही है, ठंड है, जिसके कारण से लोग घरों से 8 बजे आज नहीं निकले। और चुनाव की तुलना अगर हम इस बार के करते हैं तो 2 बड़े परिवर्तन इसमें नजर आ रहे हैं। पहला, ईवीएम से चुनाव नहीं है, बैलेट से है। बैलेट के साथ अगर बात करना चाहूं कि जब वोट देने के लिए गए तो सबसे पहले उनको एक पर्ची एजेंटों के द्वारा दी जाती है। उस पर्ची को लेकर के वो जाते हैं, उस पर क्रमांक संख्या अपनी बताते हैं। उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी के सामने बूथ लगे होते हैं, टेबल लगी होती, वहां पर वो क्रॉस चेक किया जाता है आईडी के साथ, यानी वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है, जो भी आईडी उनके पास होगी, संबंधित अधिकारी उसकी जांच करते हैं। उसके बाद वो दूसरी टेबल पर जाते हैं। उस नंबर के क्रमांक के सामने 2 पत्र उनको मिलते हैं, एक जो सभासद का या पार्षद का होगा, एक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, या नगर निगम देहरादून के मेयर के पद के तौर पर, क्योंकि मैंने देहरादून में वोट किया है तो उसके तौर पर दो पर्चियां मिलेगी, 2 पर्चियों में साइन किए जाएंगे। ये प्रक्रिया योगेंद्र जी मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, आयोग की इस बार कहां पर कमियां रही है ये समझना बेहद जरूरी है। इतना समय लगने के बाद जब एक बूथ के अंदर एक पेटी बनाई गई है, जिस पेटी पर मतदान होना है, यानी एक मुहर आपको 2 बैलेट आप दिए जाएंगे, 2 बैलेट को लेकर के आप मतदान का जो स्टेशन है उसके अंदर जाएंगे, वहां पर मुहर लगाकर दोनों में वो करेंगे। उसके बाद उसको फोल्ड करके आप बॉक्स में डाल देंगे, उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे। अब इसमें 2 बड़ी खामियां हैं। एक, जब आप उस बैलेट को फोल्ड करेंगे और उस पर मुहर लगाएंगे तो वो शाही एक के बजाय 2 स्थानों पर लग जाएगी। इसकी मैंने आज रिपोर्टिंग दिन में भी की थी, और ये बड़ा एक राजनीतिक दलों को भी देखना होगा कि अगर 2 जगह वो चुनाव निशान पर अगर ठप्पा मिलता है तो क्या वो वोट माना जाएगा, या वो 2 तरफ चला जाएगा, या उसको खराब माना जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी समस्या आज ये देखने में आई है कि ज्यादातर जो पोलिंग स्टेशन थे, राजधानी की तो बात कर रहा हूँ अभी, और खबरों की भी बात करूंगा, लेकिन राजधानी में जहां जहां मैं गया वहां पर हमने क्या देखा कि पुरुष के आगे महिला लिखा हुआ है, नाम की स्पेलिंग गलत है, आईडी पीठासीन अधिकारी का ये मतलब नहीं है वो किस विभाग से ताल्लुक रखता है, वो टीचर भी है, वो सरकारी मुलाजिम है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने उनको प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, उनको बिठा दी और कह दिया कि नियमावली निर्वाचन की जो अधिकृत सूची है उसके आधार पर ही आप चुनाव कराएंगे। लिहाजा वहां पर जो तादाद, एक बूथ पर अगर 150 लोगों की तादाद है, उसमें अगर 75 महिलाएं हैं और 75 अगर पुरुष हैं, तो उसमें एक महिला के नाम के आगे पुरुष लिख गया, यानी पुरुष की तादाद 151 में आ गई है, एक महिला में कम हो गई है। लेकिन उसको वोट देने नहीं दिया गया क्योंकि वहां पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, जेंडर की मिस्टेक हो गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जो नए वोटर थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किया लेकिन इस बार वो वोट नहीं कर पाए, उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, नाम हट गया। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, मैं हरीश रावत का नाम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम नहीं है, कारण कोई भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं अपने व्यक्तिगत परिवार के रिश्तेदारों की बात करूं तो 70% मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग की, मगर नगर निकाय 2025 में इस बार उनका नाम नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की बात कर रहा हूं, ना कांग्रेस के समर्थक, ना उत्तराखंड क्रांति दल, बल्कि किसी का भी नाम जो नहीं है
उसके पीछे चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कमियां है कि उसको क्रॉस चेक नहीं किया गया। बीएलओ जब घर पर पर्ची देने गया, अगर कोई घर पर नहीं मिला तो उसको क्रॉस चेक नहीं किया गया, यानी एक ही पायदान पर उसको मान लिया गया कि घर पर नहीं है। जो घर पर थे, जिनके भी आया था, उसके बावजूद काम नहीं है। तो यानी अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो इस बार उत्तराखंड में बड़ी तादाद ऐसी है जो वोट नहीं दे पाई, और जिसकी खबरें तमाम जगह से हमारे पास भी आई। आपने देखा होगा काशीपुर से आई, रुड़की से आई, डोईवाला से आई, देहरादून के तमाम पोलिंग स्टेशनों से आई। तो ऐसी खबरें आई है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करती है कि पोस्टल बैलेट में एक तो इतना समय लग रहा है, दूसरी चीज जो ट्रेनिंग दी गई अधिकारियों को, जो ट्रेनिंग दी गई उस ट्रेनिंग को अधिकारियों को तो दिया गया, लेकिन पोस्टल बैलेट, योगेंद्र जी सबसे बड़ी बात है ये पोस्टल बैलेट की ट्रेनिंग उन तमाम गरीब महिलाओं को या उम्र दराज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के अगर नाम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी जताते हैं। और आप सही कह रहे हैं, कई जगह से इस तरह की शिकायतें मिली जब लोकसभा में, यानी कि कुछ मई के अंदर अगर आप वोट डाल रहे हैं अप्रैल मई में, उसके बाद में पता लगता है कि जनवरी में वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का लेकुन है। और ये तय नहीं है कि अगर आदमी कोई रोजगार करता है, कहीं पे जाता है, अपनी दुकान पे जाता होगा, ऑफिस जाता होगा, कहीं और कहीं जाता होगा, अगर घर पे नहीं मिला तो बीएलओ को एटलीस्ट पड़ोसियों से या पता रखना चाहिए कि ये यहाँ पे रहते हैं, नहीं रहते हैं अपने काम से गए हैं, तो उसको एक्शन कैसे शो किया जा सकता है। एक बड़ा मुझे लगता है कोई लेकुना रहा है ये, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो मतदाता जिनकी सूची में नाम नहीं थे वो वंचित मतदाता रहे। और खैर चलिए, हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी जुड़े हैं, उनके पास में जाना चाहेंगे। प्रतिमा जी, इलेक्शन हो चुकी, वोटिंग हो चुकी है, यानी कि 2 चरण का काम कंप्लीट हो चुका, अब सबकी निगाहें टिकी हैं रिजल्ट पे। इलेक्शन का कैंपेन में आप लोगों ने शिरकत की, तमाम चीजें देखी, वोटिंग भी अब हो चुकी है, तो क्या मानना है कांग्रेस का? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आज सुबह से ही कई जगहों पे कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 विधायक जो कुछ वार्ड्स में कुछ बूथ पे गए थे, वहां उन्हें जमकर विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें उमेश शर्मा काऊ की अगर मैं बात करूं, प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात करूं, तो इन लोगों को, ये लोग कुछ बूथ पे गए थे और जहां से लोगों ने जो है इन्हें निकालने का काम किया, इनके विरुद्ध नारेबाजी की और पुलिस ने उन लोगों के साथ अभद्रता भी की। ये भी एक बहुत कंसर्न का विषय है कि महिलाओं के साथ अगर जो है पुलिस बर्बरता करता है, तो ये अपने आप पे दिखाता है कि जो धामी सरकार है वो कितनी संवेदनहीन है। दूसरे, बिल्कुल श्रीनिवास जी ने अभी कहा, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का नाम लिस्ट में नहीं था। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरा नाम लिस्ट में था और मेरे पति का ही नाम लिस्ट में नहीं था, तो बल्कि तो ये बड़ी अपने में अजीब बात है कि दो लोग घर में और एक का नाम है और एक का नाम नहीं है। तो और कई जगह पे ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति वोट डालने गया, उसके नाम पे ऑलरेडी, क्योंकि वो नाम, जैसे कि अभी श्रीनिवास जी ने कहा कि मेल और फीमेल का डिफरेंस रहा, तो मानिए कि मेल कैंडिडेट, क्योंकि हमारे पड़ोस में सेम चीज हुई, तो मेल कैंडिडेट वोट डालने के उनके नाम पे ऑलरेडी कोई फीमेल कैंडिडेट वोट डाल के आ चुकी। तो ये सारी जो स्थितियां रही, ये बड़ी कंसर्न की बात है। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि जो 2 स्टैम्प की बात उन्होंने करी, बिल्कुल अब ये समझना, इलेक्शन कमीशन को ये समझाना पड़ेगा कि उस वोट का वो करेंगे क्या और किस बूथ पर कितने इस तरीके के वोट आए। क्योंकि आपको एक बहुत ही मैं प्रैक्टिकल बात बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के डबल स्टैंपिंग की वजह से हमारे खुद के एक बहुत अच्छे मित्र चुनाव लड़ रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर वही निगम और निकायों के चुनाव थे, वहां पर उन्हें वो जो वोट जो डबल स्टैंप के थे उसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो डबल स्टैंप की जो बात है, इसकी इस वोट का आप करेंगे क्या। मतलब या तो अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि जिन बूथ पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा हो, उन बूथ पे आप उसको जो है ये कह दें कि ये वोट जो है डिस्कार्ड करने का काम कर रहे हैं, और जहां पे भाजपा का प्रत्याशी हार रहा हो वहां पे कह दें कि ये वोट जो है हम इनके फेवर में डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली है वो आपको नजर आ रही है। कल की ही बात ले लीजिए आप, हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कोई हैं, वहां पर उनकी गाड़ी में शराब की जो है पेटियां, भरी हुई पेटियां जा रही थी और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान नहीं लिया। अल्मोड़ा की बात करूं, वहां पे आपने देखे कि पैसे बांटे जा रहे थे और ये सामने जो है लोगों ने इसका अपोज किया और किस तरीके से मीडिया को बुलाया गया, वहां बातें हुई, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तो बिल्कुल आप समझिए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल हाथ की कठपुतली बन के रह गई हैं। यही वजह है कि देखिए, हम आश्वस्त बिल्कुल हैं
क्योंकि जिस तरीके से लोगों के रुझान है, जिस तरीके से हमें, चाहे हमारी रैली हो, जनसभा हो, और मैं देहरादून की बात करूं तो जिस तरीके से हमारे मेयर कैंडिडेट को जनता का समर्थन मिला है, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। आप रुड़की की बात कर लीजिए, हरिद्वार की बात कर लीजिए, चाहे पिथौरागढ़ की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, हम आश्वस्त हैं। लेकिन बस क्योंकि जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग कैसे होता है ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है, बस इसलिए मन में बस इस बात का डर है। बाकी हम जनता के समर्थन जो हमें मिला है उससे हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। आप 25 तारीख को अब इस बात पे तो चर्चा होगी, क्योंकि हर पार्टी यही कहेगी कि बिल्कुल, मैं आज ही आमंत्रित कर देता हूँ आपको उस दिन के लिए। आपसे श्रीनिवास जी संपर्क करेंगे, रिजल्ट पे तो जरूर बात करेंगे हम आप लोगों से। नवीन त्रिसाली भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है, लेकिन उनसे पहले मैं यूकेडी रावत जी हमारे साथ में जुड़े हैं। दीपक जी, उनके पास में जाना चाहूंगा। दीपक जी, आप पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़े जितने पार्षद होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पे आपने किसी का समर्थन किया है, कुछ जगह पे आप खुद लड़े हैं, तो क्या मानना आप यूकेडी का किंग मेकर रहेंगे आप? देखिए योगेंद्र जी, इस चुनाव में हर चुनाव के भांति उत्तराखंड क्रांति दल अपने सीमित साधनों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, और लगातार हम जो जन समर्थन है उसकी अपेक्षा करते हैं जनता से, और जो हमारे मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, जो दोनों राष्ट्रीय दल जो है ये अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेके आते हैं, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय मुद्दा था। इसमें स्थानीय मुद्दों को ही, सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि पूरे 15-16 दिन जो चुनाव के रहे, मुद्दे ही नहीं थे स्थानीय मुद्दे। दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने, अगर मैं बात करूं तो स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा ही नहीं किया, जो व्यवस्था, जबकि हमने कहा, स्पष्ट कह रखा था कि आप जो मुद्दा बनना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में भ्रष्टाचार जो मुद्दा था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप पूर्व नगर निगम जो मेयर थे उन पे लगा हुआ था, आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पे लगा हुआ था, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे नगर निगम के उस पे थे। लेकिन इन मुद्दों को ना भुना के सिर्फ जो मुद्दे थे स्थानीय मुद्दों को छोड़कर जो इलेक्शन लड़ा गया, अब हमें उससे एक चीज तो योगेंद्र जी हमें महसूस हो रही है कि जनता बदलाव की तरफ जा रही है। और जैसे श्रीनिवास जी ने बोला कि अभी तक लाइनों में खड़े हो रखे हैं, वोट आ रहे हैं, तो इससे एक चीज तो जरूर है कि बदलाव जनता करना चाहती है। हाँ, वो बदलाव किस ओर जा रहा है ये 25 तारीख को योगेंद्र जी हमें पता चलेगा। जी चलिए, नवीन जी हमारे साथ में जुड़े हुए। नवीन जी, वोटिंग हो चुकी है, अब तो चुनाव प्रचार का जो जिसको जैसे अपना लगा, सबने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि हम फतेह करें, लेकिन जोड़ बाकी गुना भाग जो भी है आपके कार्यकर्ताओं ने दिया होगा, कुछ फीडबैक भी मिला होगा। हालांकि फीडबैक की पूरी तरह से तो बहुत अर्ली स्टेज पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं से बात हुई है, कार्यकर्ताओं से बात हुई है। बीजेपी कितनी आश्वस्त है, क्योंकि आपके सामने दोहरी चुनौती है। चुनौती इस बात की है कि आपको अपनी साख भी बचा के रखनी है, और डबल इंजन की सरकार की बात है, स्टेट में आपकी है, केंद्र में आपकी है। और जो अभी आरोप लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा गया, लोकल मुद्दों को छुआ ही नहीं गया राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से, तो कितना भरोसा है बीजेपी को? क्या मानना भी इस इलेक्शन के? क्योंकि अब हम बात तो 25 को करेंगे, लेकिन उससे पहले की एक तरह से रुझान रोज राजनीतिक दलों का, उनका अपना क्या मानना है? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का उसका आशीर्वाद मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी उस आशीर्वाद का, उस जनादेश का सम्मान करते हुए उत्तराखंड के लिए लगातार कार्य कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। अब जहां पर इस त्रिस्तरीय सरकार की बात है, निकाय की सरकार की बात है, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर लड़ रही है। आपने देखा होगा कि हमारा व्यापक मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र था वो एक एक निकाय के हिसाब से था, एक एक निकाय की समस्या को ध्यान में रखते हुए उसके भविष्य में विकास को लेकर हमने अपना घोषणा पत्र बनाया, और जनता ने उसको पसंद किया। और आज नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस जिस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके नेताओं ने जिस प्रकार बयानबाजी की, जिस प्रकार ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, वो हथकंडे उनके फेल हो गए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को कांग्रेस की मंशा पता चल गई जब नेता प्रतिपक्ष का कल परसों बयान आया और उस बयान पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो जनता उससे समझ चुकी है कि इनके मन में क्या है। तो वो उनकी दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई, और वहीं पर रिजल्ट फैसला इस चुनाव का हो गया था। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हर बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है, और इस बार भी देगी। मैं इस बात का हमें पूरा आश्वस्त है हम। एक बात सामने आ रही है कि सरकार ने संसाधनों का दुरुपयोग किया है, बल्क में लोगों के नाम उड़ा दिए गए हैं। देखिए, खबर ये आई कि हरीश रावत जी का नाम लिस्ट में नहीं है,
ये अभी मैं पिछली डिबेट में था, उसमें ये मुझे पता चला कि हरीश रावत जी का नाम लिस्ट में नहीं है। मैंने ये कांग्रेस के प्रवक्ता से ये जानना चाहा कि हरीश रावत जी का नाम किस लिस्ट से कटा है, क्योंकि उनके काफी सारे घर हैं, कहाँ वो रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है, कोई पता नहीं है। ये एक अफवाह भी हो सकती है या सही भी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन नाम कैसे कटता? नाम BLO आते हैं, जब कोई वहां पर नहीं मिलता है, कोई शिफ्ट कर जाते हैं तो वो नाम कटते हैं, और वो एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया के तहत जो बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो आकर उनका सत्यापन करते हैं। जो लोग नहीं पाए जाते उनका नाम कटता है, या वो फिर कहीं पर अपना ट्रांसफर ले लेते हैं। तो उसको इस तरह से प्रचारित करना और हार की ढाल बनाना मैं समझता हूँ सही नहीं है। हार को देखते हुए बहुत सारी खामियां कांग्रेस गिनाएगी, कभी चुनाव के तरीके पर, अब तो बैलेट पेपर से हो रहा है चुनाव, कभी मशीन पर, कभी किसी मशीनरी तंत्र पर, सरकारी तंत्र पर किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने बहुत साफ मैंडेट मेरे हिसाब से दे दिया है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र से लेकर निकाय तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। और उत्तराखंड का जो सपना हमारा है कि उत्तराखंड हमारे लिए सर्वोपरि है, उत्तराखंड के जो हमारे शहीद हैं उनके सपनों को साकार करना है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे मेयर काम करेंगे, हमारे चेयरमैन काम करेंगे, हमारे पार्षद काम करेंगे। वापस आ रहा हूँ जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं कुछ कहना चाह रही थी, मैं कुछ नहीं इनकी बात का जवाब देना चाह रही थी। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए। अगर आप स्थानीय मुद्दे उठाते तो आपके मुख्यमंत्री जी को मंच से खड़े होकर के राम मंदिर का जिक्र ना करना पड़ता, 377 का जिक्र ना करना पड़ता, और जो है जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात आप कर रहे हैं, आप आज जब इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उस बीच आप UCC का जिक्र ना करते, मदरसे में किस तरीके से आपने ऑडिटिंग कराने का काम किया वो ना करते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल भ्रष्टाचार की बात पे मैं दीपक रावत जी की बात से देखिए सहमत हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से पूर्व मेयर गामा जी का टिकट दोबारा नहीं दिया इन्होंने, तो ये दर्शा रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से गामा जी पे और नगर निगम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहा है, इस भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, क्योंकि एक जीते हुए मेयर को अगर ये रिपीट नहीं कर रहे हैं तो ये दर्शा रहा है कि इन्होंने भी विपक्ष की बात पे मुहर लगाने का जो है कार्य किया। दूसरी बात है कि हम किसी भी चीज को हार की ढाल नहीं बनाते, जनता जो मैंडेट देती है हम उसको जो है स्वीकार करते हैं और आगे जो है उस पर काम करते हैं। रही बात हरीश रावत जी या कई बड़े नेता हैं जिनके नाम नहीं है, एक घर में एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे का नाम नहीं है, तो ये कोई हार की ढाल बनाने की बात नहीं है। ये एक ऐसी बात है जिसे इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आना चाहिए। इन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष जो है यशपाल आर्या जी का एक बयान सामने आया, जिसके बाद उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो वीडियो था उसे मॉफ्ड करके सामने लाया गया था, और उसके बाद भी यशपाल आर्या जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बात रखी कि उनकी बातों को आधा वीडियो दिखाया गया, 5 सेकंड का वीडियो नहीं दिखाया गया। उसके बाद वो पूरा वीडियो भी सामने आया, जो पूरा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पे चला। तो मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति पे आप उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि आपके खुद के मुखिया क्या कर रहे हैं, करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप उस बयान पर लीपापोती करने की कोशिश करें। देखिए, बयान उन्होंने दिया है, वो जानते हैं, इसलिए कहीं पर नहीं गए। 48 घंटे बाद भी उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। आप समझ सकते हैं, अगर उनका वीडियो तोड़-मरोड़ के पेश किया होता, उनका बयान तोड़-मरोड़ के पेश किया होता, तो कहीं न कहीं कंप्लेंट करते। ना उन्होंने थाने में शिकायत की, ना चुनाव आयोग में शिकायत की। और सबसे बड़ी हार को दर्शाने का कार्य करता है विशाली जी। आप हर चीज में ध्रुवीकरण ढूंढते हैं। नेहरू कॉलोनी जिंदाबाद हो गई, इस्लाम नगर जिंदाबाद नहीं हो सकता, जामिया नगर जिंदाबाद नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कब तक पढ़े लिखे तभी उसका एनालिसिस, तभी विश्लेषण प्रतिमा जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। मैं त्रिशला जी आपके पास में, त्रिशलानी जी मैं आऊंगा आपके पास में, उससे पहले मैं UKD रावत साहब के पास में जाना चाहूंगा। रावत साहब, क्या मानना आपका? सबके अपने अपने आर्ग्यू हैं। आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। पार्टी का ये मानना है, बीजेपी का, कि हमारे राष्ट्र से लेकर के नीचे तक के जो मुद्दे हैं, चेहरे की बात कहेंगे आपकी, नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही इन्होंने बनाने की कोशिश की। पार्टी बिल्कुल खुल के कहती है कि मोदी हमारा फेस है, तो कहीं पे भी जहां में यूज करना होता है हम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। मैं कई बार बात करता हूँ, दिल्ली इलेक्शन में भी मैंने बात की कि मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका साफ कहना था कि देखिए फेस हमारा एक ही है। तो यहाँ पे मैंने आपसे जो पहले सवाल किया था उसका पूरा जवाब नहीं आया आपका,
कि अब लगता क्या है? देखिए कैंपेन के दरमियान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें गौण हो चुकी हैं, अब बात हम रिजल्ट पे करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि जनता में जो आक्रोश था, मौजूदा निकाय चुनाव जो सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी के जहां जा रही हो, वो उनके प्रति जो आक्रोश, वही आक्रोश है जिसकी वजह से आज जनता लाइनों में खड़े होकर, रात हो चुकी है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन वो वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। तो मैंने पहले कह दिया है कि देखिए बदलाव की बहार तो है, लेकिन ये बदलाव किस रूप में और किस ओर जाएगा ये 25 तारीख को पता चलेगा जब मतपेटियां खुलेंगी। आपका मानना है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा और जो वोटर निकल रहे हैं बिल्कुल। और योगेंद्र जी एक चीज और आपको याद दिला दूं, इस प्रदेश को 24 वर्ष हो गए बने हुए, यहाँ पर तमाम निकाय चुनाव हुए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करा है। इनकी आप स्थिति समझ लीजिए, यदि 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 मतलब अगर आपके पास मोदी जैसा चेहरा है, धाकड़ धामी जी हैं, आपने इतने अच्छे कार्य करे हैं, तो आपका इसका मतलब आपको पता था कि स्थानीय स्तर में आपके पास कोई मुद्दा था ही नहीं। तो आप नवीन जी मैं लौट रहा हूँ। नवीन जी आप इसे जवाब दिलाऊंगा सर। दीपक जी मैं 30 सेकंड में चाहूंगा। एक बात ये निकल करके आ रही है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब कर दिए गए, ये कहीं मतदाता की लापरवाही रही या इसमें कोई आपको साजिश की बू आती है या फिर जो नीचे जिन लोगों को ये काम करने का जिम्मा दिया गया था उनकी लापरवाही है? देखिए जिस प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री का ही नाम कट जाए तो वहां पर प्रश्न चिन्ह सीधा सरकार के ऊपर लगता है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। आप ये कह नहीं सकते कि उनके 10 घर है, 22-20 घर है। अरे ये आपके एलआई बीएलओ है तो आपके एलआईओ किस लिए है? आपके एलआईओ को ये पता है, जो हमारे सूचना तंत्र है वो किस लिए होता है कि कौन आदमी कहाँ रहता है क्या नहीं रहता है। और दूसरी चीज ये स्थानीय जो सूची है, मतदाता सूची और राज्य निर्वाचन आयोग की विधानसभा की सूची और लोकसभा की सूची, तीनों में मतभेद चल रहा है, जबकि आदमी वही है कि एक ही जगह पे है, उसका घर वहां पर है, वो मौजूदा है, लेकिन आपके तीनों की जो सूचियां हैं, तीनों इस तरह की वो अलग अलग हैं और उसमें एकरूपता ना होने के कारण आज इस समस्या का सामना जनता को करना पड़ रहा है। और जनता जब लाइन पे जाके अपना वोट करना चाहती है तो उनको वहां पर अपना नाम नजर नहीं आ रहा। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। नवीन जी आपको जवाब देना है, आपके दो साथियों ने सवाल खड़े किए। देखिए मैं योगेंद्र जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक वोटिंग में लिस्ट में नाम ना होने का कारण तो यही होता है कि जब आप स्थान परिवर्तित कर देते हैं या आप ट्रांसफर ले लेते हैं, तो क्या तर्क क्या होता बताइए? जब से आप लोकसभा किसका आदमी, विपक्ष का आदमी है क्या? बीएलओ सरकारी आदमी होता, बीएलओ विपक्ष का आदमी है क्या? सुन लीजिए जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप अपना घर परिवर्तन कर लेंगे तो आपका एक जगह से नाम लिस्ट कट जाएगा, एक उस वहां से पर्टिकुलर जगह जहां पर आपका घर था वहां से आपका नाम कट जाएगा, दूसरी जगह जुड़ जाएगा। अब मुख्यमंत्री का नाम कट गया हो वहां पर दीपक जी उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। मुख्यमंत्री जी आपके पास, पूर्व मुख्यमंत्री आपके पास आए थे कहने को कि दीपक राव जी मेरा नाम कट गया, ये लिस्ट में नहीं है करके, आपने कोई छानबीन की? क्या आधार है उसका, क्या आधार है बताइए? आप हवा आप कितने मंत्रियों के कितने घर हैं उससे ज्यादा श्रीनिवासी जानते हैं। अगर आप कितने मंत्रियों के कितने घर हैं और कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं उससे ज्यादा श्रीनिवासी के पास लिस्ट है। अगर उन्होंने जारी कर दी तो आप बोल नहीं पाएंगे, ये तर्क मत दीजिए। के प्रति स्थानीय मुद्दों पर ये काम करना चाहते हैं कि आप ये तर्क नहीं दे सकते कि घर पे नहीं। हमारा तो अगर नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा के नेतृत्व हैं, उनका नाम ले लिया, गलत किया। हमारे यूपी में बगल में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या उनका नाम गलत ले लिया हमने? क्या आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ पाई भारतीय जनता पार्टी? भाई आपका नाम लेवा नहीं है, उसमें हमारी गलती नहीं है, भाजपा की गलती है। हमारे केंद्र के ही नेता चल रहे हैं, बड़ी पार्टी है, सब कार्यकर्ता बेस पार्टी। केंद्र के नेता नदी नालों में काम करेंगे, मतलब मोहल्ले का काम केंद्र नेता करेंगे। क्या दिवालियापन आ गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का? अरे एक तो पार्षद आश्चर्य हो रहा है, मतलब मेरे मोहल्ले की नाली को साफ करने के लिए मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। ये अंदाजा लगाइए आप, मतलब मुझे मेरे घर की नाली अगर साफ चाहिए तो मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। क्या दिवालियापन आ गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? अरे कहीं तो छोड़ दीजिए उनको, कहीं तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए। योगेंद्र जी श्रीनिवास जी आपके पास में आना चाहूंगा। श्रीनिवास जी आपके पास में आना चाहूंगा। श्रीनिवास ये मैं जानना चाहूंगा कि देखिए किस्मत सबकी अब बैलेट के जरिए
बॉक्स में कैद हो चुकी है और रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट के दिन जरूर हम हमारे जो माननीय अतिथि है उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज, आपने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट गए, उससे थोड़ी सी नाराजगी है वहां के लोगों में। वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, पिछली बार के मुकाबले बढ़ता है, तो क्या लगता है? अपने अपने दावे है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि बदलाव आएगा, यूकेडी को भी लग रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इस बात पर अड़िग है कि नहीं, कोई बदलाव नहीं है, हमने सेवा की है तो वापसी भी हमारी होगी। तो ये अभी कयास से अपने दावे हैं या इसमें कुछ सच्चाई हमें इंतजार करना होगा 25 तक? योगेंद्र जी, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बाद में करूंगा, पहले कांग्रेस की अगर बात कर लेते हैं। जिन नगर निकायों के पोलिंग स्टेशनों में मैं गया, कई पोलिंग स्टेशनों के अंदर मुझे ऐसे बूथ नजर आए जहां पर कांग्रेस का बस्ता तक नहीं था। आप इसको मानिए, क्योंकि वहां पर जो वोटरों की संख्या थी वो 95 के करीब थी, यानी 95 से लेकर के 150 तक के जो वोट देने वाले लोग थे, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ही नहीं लगाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यानी इसका प्रमाण इस बात से दे रहा हूं, जब लोग वहां पर पहुंच रहे थे तो जो टेबल लगे होते हैं उन टेबलों पे क्रमांक संख्या की पर्चियां दी जाती है। पर्चियां देने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी के भी लोग बैठे हुए थे, मगर कहीं पर कांग्रेस के लोग नहीं थे, और लिहाजा वो वोटर कांग्रेस थे। तो माता जी से मैंने स्वयं कहा, उन्होंने मुझे कहा कि हाथ का पंजा वाला पर्ची कहां मिलेगा, आप सोचिए। लेकिन वहां पर कार्यकर्ता नहीं था जो उनको ये बता सकता, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या टेबल पर बैठे हुए लोगों ने उनको पर्ची दी, उसमें उन्होंने कमल का फूल देखा और विरोध किया। उनको लगा शायद इसी पर वोट देना है, उन्होंने उसका विरोध किया। तब उनको समझाया गया कि वोट आपको अंदर देना है, ये क्रमांक संख्या है। फिर वहां पर पीठासीन अधिकारी ने बकायदा ऊपर से पर्ची के ऊपर जो कमल का निशान था उसको फड़वा करके अलग किया, और तब उनको यकीन आया कि अब मुझे इस क्रमांक पर जाना है। यानी ये आप ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक दलों के तमाम एजेंटों की ये कमियां हैं जो लोगों को नहीं बता पाए, या प्रचार प्रसार में उनकी कमियां रह गई। मैंने कहा अभी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेस की है, ये उत्तराखंड क्रांति दल या आम आदमी पार्टी है जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। अब आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल देता हूं। एक बुजुर्ग मेरे सामने आते हैं वार्ड नंबर 99 नकरोंदा में, जो कहते हैं कि यार मुझे झाड़ू पे वोट देना है। अब आप सोचिए, वो झाड़ू करके बात करते हैं मगर उनको कोई टेबल वहां पे नजर नहीं आई। वो जब टेबल नजर नहीं आई, उन्होंने वोट नहीं दिया, वो वापस चले गए। सीनियर सिटीजन थे, मैंने उनकी इंटरव्यू भी किया, उनकी बाइट भी ली। उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो कोई कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहा है, जबकि वहां पर कोई झंडा, कोई बैनर, कोई कार्ड तक नहीं था। ये तो रही दूसरी बात। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बात हम नगर निकाय चुनाव की कर रहे हैं। इसमें जो लोगों के नाम गायब हो गए, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए गायब हो गए, ये कारण नहीं है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के भी नाम गायब है। तो बीजेपी का हमें बता रहा हूँ, आज महिला और पुरुष जो नाम वाला मामला सामने आ रहा था, वो बीजेपी के ही वोट खराब हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने आज एक बयान जारी किया, आपने देखा होगा, हमने वो बयान चलाया भीम बड़कोट से। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में ये 48 घंटे ये आचार संहिता लागू हो जाती है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है, ताकि वो मैनिपुलेट न कर सके। वो भी जा रहे थे, उन्हें आधे रास्ते से कैंसिल किया। लेकिन बड़ा आरोप लगा दिया कि नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट पर जो चुनाव चल रहा है, वहां पर 5000 से भी ज्यादा फर्जी वोट डाले गए, यानी फर्जी लिस्ट तैयार की गई। तो ये काम किसका है? बीजेपी है, हमने नहीं किया, कांग्रेस नहीं जानते, तो इसको चुनाव आयोग को बताने का काम कौन करेगा? ये राजनीतिक दल ही करेंगे ना, इनके प्रतिनिधि। जब ये भी वोट होता है, स्ट्रॉन्ग रूम में डाली जाती है, तो वहां पर जब उसमें लाट लगाई जाती है, लॉक किया जाता है, तमाम राजनीतिक दलों के एजेंटों को बुलाया जाता है। लेकिन ऐसे में लोगों का नाम गायब होना, ये सभी पूरे तंत्र की खामी है। जो आसपास से पूछते, जैसे साली भाई ने एक बात कही कि पूर्व मुख्यमंत्री के कितने घर थे। पूर्व मुख्यमंत्री, केवल ये बीजेपी पे सवाल नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री का जो शेडो है, जो उनके साथ इंटेलिजेंस काम करती है, क्या उनको नहीं पता था? क्या पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था उनका नाम कट गया है? तो यानी ये वो खामियां हैं जो चुनाव आयोग को, योगेंद्र जी, समय समय पर चुनाव से पहले ये बारीकियां रखनी पड़ेंगी कि बीएलओ को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं श्रीनिवास, क्योंकि हमें किसी न किसी घटना से लेसन लेना होता है और आगे इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। खैर चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और रिजल्ट का इंतजार करेंगे। रिजल्ट आएगा तब हम जरूर बात करेंगे। तो चलिए, हमारे दर्शकों और हमारे अतिथियों से लेते हैं विदाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।